हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से 17वीं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोग्राम का जो सीरीज हम लोगों ने चलाया है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पे, उसे मैं फिर से आज आगे बढ़ाता हुआ, ठीक है, आप लोगों से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये विगत वर्ष में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होंगे और इस प्रश्न का जो डिस्कशन होगा वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस डिस्कशन को काइंडली अच्छे से, ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये जोन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जोन है और थीम रिपीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी होता है तो थीम जरूर रिपीट होता है और उसका डिस्कशन जब बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब इंटेंसिव होता है तो उससे क्या होता है कि उसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और बीपीएससी में या फिर अन्य पीसीएस के एग्जाम में थोड़ा सा ये बात होता है कि इसमें क्वेश्चंस भी विगत वर्ष के जो होते हैं ना वो डिस्कस हो जाते हैं, मतलब रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग ध्यान से इसे देखें। और मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन जस्ट अब देखिए कि प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है आपको मैं बता दूं कि 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी, ठीक है ना, 66 बीपीएससी के क्या है कि जो दोबारा परीक्षा हुआ था, ठीक है, फिर से जो एग्जाम हुआ था तो उसमें फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर गया था, है ना, क्योंकि कुछ सेंटर्स पे आपको पता है कि एग्जाम फिर से लिए गए थे 66 में, तो यहाँ पर आ गया था ये 2 बार ये एग्जाम जस्ट रिपीट हुआ है। ठीक है, बैक टू बैक। तो देखिए, तो दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कि आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना और ई है एक से अधिक या कोई नहीं। मतलब इनमें से अगर एक से अधिक आंसर अगर सही होगा तो आपको ई टिक करना है और कोई सही नहीं होगा तब भी आपको ई ऑप्शन ही टिक करना है। ठीक है, आइए देखिए दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे थ्रू मैप। ठीक है, तो ये जो मैप है ये इंडिया का मैं एक मैप बना रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज को मैप के थ्रू समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें कि दंडकारण्य का रीजन, तो द रीजन ऑफ दंडकारण्य जो एरिया है ना, जो प्रदेश है दंडकारण्य का, वो एरिया कुछ इस तरीके से ये बनता है ऐसे। ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, देख लीजिए ये दंडकारण्य का क्षेत्र है। ठीक है, अब दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो किस किस जगह में है, किस किस राज्य में है। तो देखिए ये किसी एक राज्य में स्थित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये कई राज्यों में विस्तृत है। ठीक, कई राज्यों में विस्तृत है। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये किस किस राज्यों में है, तो देखिए ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैसे कि छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि ये बस्तर जिला, बस्तर जिला इस एरिया में पड़ता है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, तो बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट जिला का जिला। उसके बाद फिर क्या है, फिर देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के भी क्षेत्र इसमें पड़ते हैं कुछ क्षेत्र। जैसे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि मैं बोलूं भंडारा, भंडारा, इंग्लिश वाले जो हैं वो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, भंडारा। और भंडारा के बाद फिर कौन सा है, तो उसके भंडारा के बाद अगर आप देखें तो गढ़चिरौली, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली। और फिर गढ़चिरौली के बाद क्या है, गोंडिया। ठीक है, गोंडिया। ठीक है, गढ़चिरौली, गोंडिया। उसके बाद फिर जब आप देखिएगा महाराष्ट्र के बाद फिर आप आइए तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना का क्षेत्र भी है इसमें। इसमें आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र शामिल है, आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र शामिल हो गया इसमें। उसके बाद फिर आप देखें अगर तो इसमें उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल है, उड़ीसा, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र उड़ीसा का शामिल है। ठीक है, ओडिशा।
तो इस तरीके से देखिए कि ये कहीं एक जगह पे कोई एक राज्य में विस्तृत क्षेत्र नहीं है, ये एक ऐसा फिजियोग्राफिक रीजन है, ठीक है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है, जो कि कई राज्यों में स्थित है। ठीक, खासियत क्या है इन सभी क्षेत्रों का? तो इस क्षेत्रों का खासियत ये है कि ये क्षेत्र क्या है, अधिक फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट डेंसिटी यहाँ की बहुत अधिक है, ठीक है, सघन वन पाए जाते हैं, ठीक, और ये महत्वपूर्ण रूप से देखें तो ये जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण रूप से आप देखें तो ये क्या है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है। क्या? जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल सोसाइटी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जनजातीय क्षेत्र है। क्या है? जनजातीय क्षेत्र है, ये जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ की जो सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक मात्रा में जो जनजाति प्राप्त होते हैं वो कौन है? गोंड, याद रखिएगा, गोंड। सबसे अधिक जनजाति जो प्राप्त होते हैं ये गोंड प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है कि जो क्षेत्र है ये, यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है ना, यहाँ पर क्या है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क इसी दंडकारण्य के क्षेत्र में प्राप्त होता है। क्या? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क यहीं प्राप्त होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ये दंडकारण्य के क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है, और यहीं पर क्या है ना कि दो महत्वपूर्ण जलप्रपात भी प्राप्त होते हैं छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनका नाम है चित्रकोटा। क्या? चित्रकोटा या चित्रकोटे कहते हैं, और तीरथगढ़, ये दोनों महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गुफा भी मिलता है जिसका नाम है कुटुमसर की गुफा। क्या? यहाँ पर एक गुफा भी मिलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिसका नाम है कुटुमसर की गुफा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुटुमसर की गुफा यहाँ प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ये लाइमस्टोन एरिया है, चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में ये जो गुफा है काफी बड़ा गुफा है, ठीक है, इसका विस्तार काफी बृहद है और एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आप देखिए पूरे दंडकारण्य क्षेत्र को। ये क्षेत्र क्या है, नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अभी भी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, ठीक है, का बस्तर रीजन, ठीक है, आप जानते हैं बखूबी, ठीक। तो इस तरह से आप अगर देखें तो इस पूरे प्रश्न के डिस्कशन करने के बाद पता चलता है कि दंडकारण्य क्षेत्र इन सभी राज्यों में स्थित है, ठीक है, इन सभी राज्यों का एक भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, इसलिए आपका ऑप्शन ई जो है वो राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ई क्या है आपका? राइट है, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हम लोग को ये डिस्कशन करना है, ओके फ्रेंड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब बताना है कि कौन सा पुराना क्षेत्र इनमें से है, ठीक है। तो आइए आप देखिए, ऑप्शन ए है रोहतास का पठार, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम पहाड़ियां, ऑप्शन सी है खड़गपुर की पहाड़ियां, ऑप्शन डी है क्या उत्तर गंगा का मैदान, या ई है कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इन सभी ऑप्शंस में से एक से अधिक उत्तर सही होगा या फिर कोई भी सही नहीं होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा कि जो रोहतास का पठार है, ठीक है, बिहार का अगर एक मानचित्र हम लोग यहाँ पर खींचे हैं, बिहार का अगर एक मानचित्र हम लोग यहाँ खींचे हैं तो आप इसके थ्रू आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके सहूलियत के लिए एक मैप बिहार का खींच दिया। ये गंगा नदी बीच से पार हो रही है, जो पूरे बिहार को दो क्षेत्रों में बांटती है, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। आपको पता है कि उत्तर गंगा की जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये अवसादों से निर्मित गंगा की मैदान है, ठीक है, जो कि क्या है, ये चतुर्थक कल्प की या फिर क्वाटरनरी फेज, ये क्या है, क्वाटरनरी, ठीक है, क्वाटरनरी, या इसे क्या कहते हैं, चतुर्थक
ठीक है, श्रेणी, चतुर्थक श्रेणी की बनी हुई चट्टान है ये। उसके बाद फिर अगर आप ये देखें तो ये क्या है, तृतीयक काल की बनी हुई चट्टान है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप आकर के देखिएगा तो जो रोहतास का क्षेत्र है, ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखें ये पूरा एरिया, ठीक है, तो ये रोहतास का जो क्षेत्र है ये विंध्यन प्रणाली की चट्टानें यहाँ प्राप्त होती है। विंध्यन काल की ये चट्टान है, विंध्यन काल की चट्टान है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से ऐसे खींच दूं तो इस तरीके से आप चले आएंगे तो ये सब क्या है, ये बहुत ही पुरातन चट्टान है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये सबसे पुरानी चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या है, ये सबसे पुरानी चट्टान है, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी चट्टान है। ये क्या है, प्रथम परतदार है, प्रथम परतदार चट्टान है। क्या है, खनिज युक्त है, खनिज युक्त है, ये खनिज युक्त है। तो आपको इस बात को समझना है, सबसे पुरानी चट्टान है, प्रथम परतदार चट्टान है, खनिज युक्त चट्टान है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पुरानी चट्टान क्या हो जाएगी, खड़गपुर की पहाड़ियां। ये जो खड़गपुर की पहाड़ियां है ना, ये धारवाड़ क्रम की है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये, ठीक है। ये कहां पर प्राप्त होती है, मुंगेर जिले में, विशेष रूप से मुंगेर जिले में प्राप्त होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, खड़गपुर की पहाड़ियां कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और मैंने बता दिया कि गंगा का मैदान क्या है, ये चतुर्थक, ठीक है, चतुर्थक क्रम की चट्टान है, सबसे नवीन चट्टान है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लिए। उसके बाद फिर आपको उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां तो मैंने बता दिया कि तृतीय काल की चट्टान है ये, टर्शियरी काल की। और रोहतास क्या है, विंध्यन श्रेणी की चट्टान है, ये मैंने बता दिया। तो इस तरह से देखें तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, मतलब कि खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो सबसे पुरानी है, ठीक है, बाकी सब खड़गपुर के पहाड़ी से नवीनतम रचना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कहता है कि निम्न में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेघालय के पठार का अंश नहीं है। तो आपको पता है कि गारो, खासी और जयंतिया क्या है, मेघालय के पठार के महत्वपूर्ण पठार हैं तीनों, ठीक है। मतलब जैसे अगर देखें तो गारो, खासी, जयंतिया को अगर आप देखेंगे तो मेघालय के पठार पर स्थित है ये गारो, खासी और ये जयंतिया, ठीक है। इन सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं, मेघालय का पठार, ठीक है। क्या है, ये सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ये तीनों को मिलाकर के मेघालय का पठार कहते हैं। ये क्या है, गारो, खासी और ये जयंतिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर देखें ध्यान से तो ये क्या है कि यहाँ पर मेघालय का जो पठार है, यह पठार जो है ये काफी क्या है, ग्रेनाइटिक और नीस है, ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई संरचना है, ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई संरचना है, ठीक। इससे क्या है कि यहाँ पर जो चट्टान है वो काफी कठोर है, जिससे यहाँ पर अगर बारिश होती है तो यहाँ पर जो जल का अपवाह है या प्रवाह है बहुत तीव्र है और जल यहाँ से जल्दी ही ड्रेन आउट हो जाता है, बह जाता है, जिसकी वजह से ये सूखा क्षेत्र बन जाता है। और देखिए कि यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ठीक है, वो शाखा क्या है, जब प्रवेश करती है यहाँ से तो देखिए अरब सागर की जो शाखा यहाँ से प्रवेश करती है वो जाकर के सीधे सीधे मेघालय के पठार के पास आकर के टकराती है और यहाँ पर अधिक वर्षा का क्षेत्र बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो संरचना बनती है ना वो कीट की तरह की संरचना बनती है, क्योंकि ये पठार जो है
इसका ये सभी पठार तीनों मिल करके एक कीप के नुमा की आकृति बनाती है। कीप की नुमा की आकृति बनाती है तो मतलब क्या है कि जैसे कि ऐसा है कि नीचे का क्षेत्र क्या है, अधिक विस्तृत है, चौड़ा है, और ऊपर जाकर के ये क्षेत्र क्या आ जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि यहाँ पर ये तीनों पहाड़ी मिलकर के एक ऐसा संरचना बनाते हैं कि नीचे का जो आधार तल है वो क्या है, अधिक चौड़ा है, और ऊपर जाकर के ये थोड़ा सा सकरा होकर चला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कि बंगाल के खाड़ी की जो मानसून की शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, वो इसमें प्रवेश कर जाती है, और इसमें प्रवेश करने की वजह से क्या होता है कि इस क्षेत्र में फंस जाती है ये हवाएं। ठीक है, और अत्यधिक मॉइस्चर, अत्यधिक आर्द्रता की वजह से यहाँ पे काफी वर्षा होता है इस क्षेत्र में, मेघालय के पठार में। आपको पता है संसार के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध क्षेत्र जैसे कि चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी और मासिन राम क्या है, इस एरिया में प्राप्त होते हैं, यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो ये इनफ डिस्कशन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आइए, अब देखिए कि ये इस प्रश्न में तो आपको पता चल गया कि मेघालय के पठार का अंश कौन कौन है, तो गारो है, ठीक है, खासी है और जयंतिया है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अंश नहीं है पूछा है, तो ये तो है तीनों, तो फिर कौन सा उत्तर एक बच गया आपका, भुवन की पहाड़ियां, यही राइट आंसर है। अब भुवन के पहाड़ियों पे हम 1-2 मिनट का डिस्कशन देख लेते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में बताऊं, देखिए कहाँ पे है, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस मैप को देखिए, क्या है कि मैप के थ्रू किसी चीज को देखना थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू ही इस चीजों को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए मैप के थ्रू थोड़ा सा हम लोग इस जर्नी को थोड़ा सा देखेंगे, इस तरीके से देखिए ये है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट का आपको मैप है। ठीक है, मैपिंग बहुत जरूरी है। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा मैप वर्क आप लोग तेजी से कीजिए, ठीक से कीजिए। ओके, अब देखिए कि यहाँ तक क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। क्या अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, तो आगे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड का क्षेत्र है ना। उसके बाद फिर जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो ये मणिपुर का क्षेत्र है। ठीक है, मणिपुर का क्षेत्र हो गया। ये आ जाइएगा तो मिजोरम का क्षेत्र है। ठीक है, और ये है त्रिपुरा का क्षेत्र। ठीक है, त्रिपुरा का क्षेत्र, तो ये चीजों से आप वाकिफ हैं। और यहाँ पे क्या है, मेघालय का पठार है। ठीक है, क्या है, मेघालय का पठार है, ये मेघालय है। ठीक है, ये मेघालय राज्य है। अब देखिए यहाँ पर तो जो भुवन की पहाड़ियां है क्या है, पूर्वांचल हिमालय का, मतलब हिमालय की जो पूर्व में, ठीक है, इन सभी राज्यों में जो विस्तार प्राप्त होता है उसी का एक स्थानीय नाम है। कहाँ प्राप्त होता है, तो असम के कछार जिले में, जो कि पूरब में स्थित है, कछार जिला असम का। और वो कहाँ मणिपुर और मिजोरम के साथ भी, ठीक है, लगा हुआ क्षेत्र है वो जिला। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में प्राप्त होता है कौन, तो भुवन की पहाड़ी। तो भुवन की पहाड़ी देखिए ये मणिपुर है, तो मणिपुर में भुवन की पहाड़ी विस्तृत है। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और असम, तीनों जगह ये प्राप्त होता है पहाड़ी। ठीक है, आप मान सकते हैं कि ये पहाड़ी है। तो कहाँ कहाँ हो गया, मणिपुर, असम और मिजोरम में। अब देखिए ये बराक नदी घाटी के जस्ट बगल में स्थित है। बराक नदी घाटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मणिपुर से एक नदी निकलती है, उसका नाम बराक नदी है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से ये देखिए, ये बराक नदी ऐसे निकलती है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे बहती है, चली जाती है बराक नदी। ठीक है, तो देखिए ये बराक नदी जो निकलती है, तो इसके ये पूरा एक घाटी का निर्माण करती है, वहीं पर स्थित है कौन, भुवन की पहाड़ी। तो ये बराक नदी को मणिपुर में क्या कहते हैं, मणिपुर में बराक नदी को क्या कहते हैं, अगर मैं इसे अलग यहीं पे देख लीजिए, मणिपुर में इसे कहते हैं बराक नदी, बराक नदी जहां से निकलती है। ठीक है, और असम में जब बहती है तो इसे कहते हैं सूरमा नदी, सूरमा नदी। और ये जब पहुंचती है बांग्लादेश में बहती हुई, तो इसे क्या कहते हैं हम, मेघना। क्या कहते हैं, मेघना नदी।
मेघना नदी। तो आप इसको समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक ही नदी को तीन तीन नाम से जाना जा रहा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक। तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और देख लीजिए। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए, भुवन की पहाड़ी, राइट। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से संबंधित है, ठीक है। एक वर्ड यूज किया गया है मलनाड क्षेत्र, तो मलनाड क्षेत्र का संबंध किससे है। आपके विकल्प हैं, ए तेलंगाना का पठार, बी महाराष्ट्र का पठार, सी कर्नाटक का पठार, या फिर डी एक से अधिक, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मलनाड का जो क्षेत्र है वो क्या है कि जब आप पश्चिम घाट, हम लोगों ने जब देखा था पश्चिम घाट को ठीक से, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि देखिए कि पश्चिमी घाट में क्या है कि ये पश्चिम घाट क्या है, पूरा विस्तृत है, ठीक है, राइट। तापी नदी से लेकर के दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी तक पूरा विस्तृत श्रृंखला है ये। इसका ही जो नाम है वो कर्नाटक में, ठीक है, कहा कर्नाटक में, इस क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में जो नाम है इसका, इस पूरे एरिया का, ये पठार जो है इसे ही क्या कहते हैं, कर्नाटक का पठार कहते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के पठार को ही क्या कहते हैं, या पश्चिमी घाट को ही, पश्चिमी घाट के ही जो कर्नाटक के क्षेत्र में प्राप्त जो पठार है उसे ही मलनाड के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यही क्या है, मलनाड है, ठीक है। हर चीज का स्थानीय नाम होता है, राइट। उसका एक अर्थ होता है, क्या अर्थ है मलनाड का, इसका अर्थ होता है द लैंड ऑफ हिल्स, ओके। क्या, द लैंड ऑफ हिल्स, हिल्स मतलब कि पहाड़ी की भूमि, क्या, पहाड़ियों की भूमि, पहाड़ियों की भूमि, ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो मलनाड एरिया है, जो पठारी क्षेत्र है, उसकी संरचना कुछ किस तरीके से मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि ये इसकी संरचना कुछ अगर आप देखें तो बिल्कुल इस तरीके से इसकी संरचना है। मतलब कि यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, पश्चिमी ढाल का मतलब कि देखिए यहाँ पर अरब सागर बह रही है, ठीक है, अरब सागर का क्षेत्र है ये। मैं लिख दूं अगर यहाँ पर, तो ये कौन सा क्षेत्र है, अरब सागर का एरिया है, अरब सी है ये, अरब सागर है। तो अरब सागर की तरफ से पश्चिमी घाट जो है वो खड़ा ढाल है, ठीक है, खड़ा ढाल है, ये तीव्र ढाल का क्षेत्र है, क्या है, तीव्र ढाल युक्त, तीव्र ढाल युक्त है, ये तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र है, ठीक है। और इधर देखिए जो पूरब की ओर जो विस्तार है मलनाड का, ठीक है, ये क्या है, ये मंद ढाल युक्त है, कैसा है, मंद ढाल युक्त है, ये मंद ढाल, मंद ढाल से बना है, मंद ढाल है इसका, ये इसे भी याद रखना है एक आपको बात। फिर एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर क्या है ना कि वर्षा जो है काफी अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है कि अरब सागर की शाखा, जो मानसून की अरब सागर की जो शाखा है वो सीधे आकर के क्या होती है, टकराती है यहाँ पर, ठीक है, पश्चिमी घाट से, और ये धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के यहाँ पर क्या होता है, बादल का निर्माण होता है, और ये वर्षा काफी तेज होता है इस क्षेत्र में, ठीक है, राइट। तो ये क्षेत्र क्या है, वर्षा से युक्त क्षेत्र है, ठीक है। यही ये जो मलनाड एरिया है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अधिक वर्षा से युक्त क्षेत्र है, ठीक है। लगभग कितना, तो मान के चलिए कि 150 सेंटीमीटर से प्लस ही वर्षा यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जान लीजिए कि तापमान भी यहाँ की करीब करीब 27 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस होता है, राइट। ये जो क्षेत्र है क्या है, यह रोपण कृषि का क्षेत्र है, ये क्या, रोपण कृषि, रोपण कृषि का क्षेत्र है। रोपण कृषि मतलब इंग्लिश वाले जो हैं वो समझ जाए, रोपण कृषि का मतलब था प्लांटेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये नकदी किस्म की फसल होती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फसल यहाँ का है क्या, इसे बहुत जरूरी है जानना, कॉफी, ठीक है, कॉफी यहाँ बहुत अधिक होता है। मलनाड कॉफी पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये एक फिल्टर कॉफी है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर चाय, चाय के साथ में मसाले, और मसाले के साथ में रबर, क्या, रबर यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, राइट। और यहाँ की जो मृदा है, ठीक है,
यहाँ की जो मृदा है वो मृदा कौन सी है, तो लेटेराइट है, लेटेराइट, लेटेराइट, ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है। देखिए ये अधिक वर्षा की वजह से और तापमान उच्च होने की वजह से ही लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, राइट। तो लेटेराइट मृदा का ये क्षेत्र है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदी है जो बहती है वो कौन सी है, शरावती। कौन सी नदी यहाँ बहुत बहती है, तो मैं यहाँ लिख दूं। देखिए अब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ और जगह देख के, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूं क्योंकि आपको पता है कि इसका उत्तर तो अनडाउटली अब एक कर्नाटक का पठारी होने वाला है, राइट। तो इतने डिस्कशन के बाद तो ये आप जान गए होंगे। तो यहाँ पे जो नदी है, मतलब अफवाह जो यहाँ की है, नदी जो है वो कौन सी है, महत्वपूर्ण नदी एक है शरावती, शरावती, ठीक है, शरावती। इसी नदी पर क्या है, यहाँ पर जलप्रपात पाया जाता है, जो है कौन सा जलप्रपात है यहाँ पर जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है, आप इस बात को याद रखिएगा। एक और जलप्रपात यहाँ प्राप्त होता है, उसका नाम है गोकक, क्या, गोकक। एक और जलप्रपात मिलता है, उसका नाम है गोकक जलप्रपात, आप याद रखिएगा, गोकक जलप्रपात। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसे बृहद रूप में देखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की क्षेत्रीय, ठीक है, सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्री सीमा फैली हुई है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बीपीएससी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ये जो कि अभी जस्ट हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तार में जानने की आवश्यकता है। हालांकि इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा सी, मतलब कि 12 समुद्री मील, मतलब भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वो 12 समुद्री मील की है। लेकिन अब इसका डिस्कशन जरा देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा ये, ठीक है, कि क्या है ये। तो देखिए ये है तटीय, ये है एक क्या है, लैंड मास है ये, ठीक है, ये लैंड मास है, ठीक है। और अब देखिए हम लोग थोड़ा सा थ्रू मैप, जरा सा एक बार मैप के थ्रू थोड़ा सा हम इसको एक बार जानने का कोशिश थोड़ा सा हम लोग करें। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सहयोग कीजिए, आप लोग इसे समझने का कोशिश कीजिए। ये कंटिनेंटल शेल्फ है, क्या है, कंटिनेंटल, ठीक है, शेल्फ, कंटिनेंटल शेल्फ है ये, मतलब कि ये महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, महाद्वीपीय भाग है, यहाँ तक कंटिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। और ये क्या है, ये डीप सी है, इधर आगे जब जाएंगे आप तो डीप सी मिलेगा या सी बेड मिलेगा, ये आप समझ गए होंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये जो पानी भरा हुआ है, जो क्षेत्र है, जल का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसे आप देखिए और आपको ये पता चलेगा, ये डॉटेड लाइन से मैंने एक लाइन खींच दिया है यहाँ पर, इसे कहते हैं बेस लाइन। आप देखिएगा एक एक बात को, बहुत ही आसान बात है ये, क्या है ये, बेस लाइन है ये बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन का मतलब ये ऐसा लाइन है जहां से सभी दूरियों को हम नापते हैं, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र के पास में, जहां से समुद्र अभी शुरू नहीं हुई है, समुद्र यहाँ से शुरू होती है, तो ये पूरा समुद्रीय जल स्तर है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र जहां से समुद्र शुरू अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं इनलैंड वाटर, क्या बोलते हैं इसको इनलैंड वाटर कहते हैं। मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूँ, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में क्या क्या होगा, तो इनलैंड वाटर में जैसे कि आप देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वर्ड या फॉन्ट आपको छोटा लगे तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं और उसको आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनलैंड वाटर है, तो देखिए इनलैंड वाटर में क्या क्या होता है, तो इनलैंड वाटर में जैसे कि आपको पता है लेगून, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप इसको समझ जाइए कि इनलैंड वाटर्स में जो होते हैं वो क्या क्या आते हैं, लेगून आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तटीय प्रवाल, ठीक है, लेगून, तटीय प्रवाल, ठीक है। और क्या है कि जैसे कि नदियों के मुहाने, ठीक है, नदियों के मुहाने,
ये सब क्या है कि प्री में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनलैंड वाटर में क्या क्या आते हैं, लेगून आ जाता है, तटीय प्रवाल, नदियों के मुहाने, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं, ज्वार नदमुख, ठीक है। आप लिख लीजिए ज्वार नदमुख, नदमुख ये क्षेत्र आ जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इन सभी क्षेत्रों को, जैसे कि क्या है, लेगून क्या है, कुछ अंदर चला जाता है, ठीक है। लेगून क्या है, तट से कुछ अंदर चला गया। फिर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि उसके बाद फिर जैसे आपको पता है कि खाड़ी, जैसे कि हमारी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये है, तो खाड़ी क्या है, अंदर चला गया, लेगून अंदर चला गया। फिर ज्वार नदमुख है वो बाहर की ओर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिमिलर टाइप का तट नहीं होता। तट जो होता है किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो तट होता है वो सिमिलर नहीं है, बिल्कुल एक रेखा में नहीं होती है। तो इन सभी के आधार पे, ठीक है, एक मानक के आधार पे हम वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि बेस लाइन होता है, ठीक है। और ये बेस लाइन क्या होता है, लो वाटर जोन, ठीक है, लो वाटर जोन। तो इसी के आधार पर बेस लाइन बन जाता है, ठीक है। संतुलित रूप से एक लाइन खींचते हैं बेस लाइन और यहीं से मापन शुरू करते हैं। अब देखिए तो यहां से जब हम जाते हैं, यहाँ पर जब 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल जाते हैं, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है 12 नॉटिकल माइल के, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही कहते हैं हम प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं इसको हम, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पर प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और इंग्लिश वाले जो हैं वो लिख लें टेरिटोरियल वाटर जोन या टेरिटोरियल सी जोन, ठीक है, TERRI, टेरिटोरियल सी, इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, दिख जाएगा आपको, साफ साफ दिखा हुआ है। फिर आगे चलिए, तब आगे चलते हैं हम लोग, तो एक 24 नॉटिकल माइल का भी क्षेत्र हमको मिलता है, लिख देता हूं मैं 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिजिवस जोन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कॉन्टिजिवस जोन। मैं यही बीच में लिखता हूं कॉन्टिजिवस जोन या फिर कॉन्टिजिवस सी। और देखिए आगे जब चलेंगे आप तो 200 नॉटिकल माइल यहाँ पर आता है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे थोड़ा विस्तार में कर दिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, EEZ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या है ये, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे आपको जान लेना। तो यही 3 क्षेत्र होते हैं समुद्र से जिसे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको बखूबी देख लिए थ्रू डायग्राम। अब आप जान लीजिए कि प्रादेशिक समुद्री सीमा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसी भी तटीय देश की, ठीक है, किसी भी तटीय देश की संप्रभुता का विस्तार यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर टेरिटोरियल जोन जो होता है, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल का होता है। यहाँ पे संप्रभुता का विस्तार होता है, संप्रभुता का विस्तार, यहां तक संप्रभुता का विस्तार होता है। और क्या होता है, किसी भी देश की कानूनी जो सीमा है इसे माना जाता है, कानून यहाँ लागू होता है, कानून लागू होता है, मतलब किसी भी तटीय देश की जो भी कानून होगी ये यहाँ पर लागू होगी, ठीक है, ठीक है। तो स्काई से लेकर के, मतलब कि आसमान से लेकर के, ठीक है, आसमान से लेकर समुद्री आधार तल तक का क्षेत्र जो होता है वह तटीय राष्ट्र के कानूनी सीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है, राइट। और इसमें किसी भी तरह की कोई भी अगर गतिविधि होती है तो संबंधित राष्ट्र से अनुमति लेकर के ही करना होता है। और अगर मान लीजिए कि ये किसी भी अगर युद्धपोत, किसी भी दूसरे देश का युद्धपोत या सी इस एरिया में नहीं आना चाहिए, यदि वो आता है तो अनुमति से आए, यदि अनुमति से नहीं आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जांच की गतिविधि, सघन जांच की गतिविधि होगी और उस शिप को जब्त भी किया जा सकता है। तो ये टेरिटोरियल जोन का ये इंपॉर्टेंस है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है,
कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है ना कि तटीय क्षेत्र का जो देश है वो यहाँ पे आर्थिक गतिविधि करता है। ठीक है, ठीक, सीमित, यहाँ पे लिख दूं मैं, सीमित छूट के साथ, सीमित छूट के साथ सीमित छूट के साथ तटीय देश क्या करता है, आर्थिक गतिविधि करता है। सीमित छूट के साथ तटीय देश आर्थिक गतिविधि करता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि करता है, राइट। तो मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा दूं तो ज्यादा अच्छे से आप लोग को मैं यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ। ठीक है, मिटा दूं थोड़ा सा मैं, तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा मिटाता हूँ। आपको तो उत्तर पता हो गया 12 नॉटिकल माइल, ये कुछ भी नहीं था, मेन तो इसका डिस्कशन है, वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, मत्स्यन हो सकता है, मतलब फिशिंग हो सकता है। ठीक है, तेल, गैस, ठीक है, खनिज, इन सब चीजों का क्या हो सकता है, दोहन हो सकता है। ठीक है, संबंधित देश दोहन कर सकता है। साथ ही यहाँ पर क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, टरबाइन का स्थापना, टरबाइन का स्थापना, ये सारे कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च गतिविधि भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो आपको ये दे सकता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कौन कौन सी गतिविधियां अलाउड हैं, तो ये सब गतिविधियां अलाउड हैं। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है कि पूर्णतः संप्रभुता का विस्तार नहीं होता है। ठीक है, अर्थात ये पूर्णतः संप्रभुता का क्षेत्र नहीं होता है, ये केवल उस राष्ट्र के आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र होता है। और अगर यहाँ पर किसी दूसरे देश का युद्ध पोत भी अगर आ जाता है 200 नॉटिकल माइल में, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। आने जाने का क्षेत्र ये होता है। ये सभी कानून जो है वो, ये पूरे कानून कहाँ से संचालित होते हैं, तो देखिए ये पूरे कानून बनाए गए हैं UNCLOS 1982 के तहत। ठीक है, ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, तो इस और 1982 के तहत ये कानून बने हैं, इसी कानून के तहत सारा संचालन का कार्य होता है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि हमारी जो तटीय सीमा है, ठीक है, हमारी जो पूरी तटीय जो क्षेत्र है, तटीय सीमा जो हमारी है, ठीक है, भारत की जो तटीय क्षेत्र है, भारत की कुल टोटल कितनी है, तट की जो लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या है 7516.6 किलोमीटर क्या है, ये हमारी तटीय क्षेत्र है। ठीक है, बाकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, आपको पता है ये बात तो अच्छे से। आपको ये भी पता है ये जो क्षेत्र है जो 7516 किलोमीटर, इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आता है। तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये 7 देशों से लगता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की 7 देशों से लगती है। कौन कौन सी आपको पता ही होगा, मालदीव, ठीक है, मालदीव, उसके बाद फिर मालदीव के बाद फिर क्या है, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है आपका म्यांमार, और उसके बाद फिर थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, नोट कर लीजिए ये सब, तो यही सब तो आएगा परीक्षा में, थाईलैंड, और आपसे गलती करवाएगा थाईलैंड। उसके बाद फिर क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद फिर क्या है, एक बताइए और क्या हो सकता है, एक इंडोनेशिया, राइट, इंडोनेशिया। तो आपको ये याद रखना है। और इनमें इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसकी सीमा क्या है, सबसे अधिक लगती है भारत के साथ में, 555 किलोमीटर की, लगभग 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर की सीमा सबसे अधिक लगती है भारत की। और दूसरी कौन सी होगी, श्रीलंका, ये कितना है, 400 किलोमीटर। तो आपको देखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है राष्ट्रीय में कितने हैं, तो हमारे कितने तटीय राज्य हैं, आपको पता होगा कि तटीय राज्य जो हमारे हैं वो कितने हैं, 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्या 9 राज्य और 2 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्य आपको पता ही होगा, आप गिन लीजिए। गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद आप आगे बढ़िए, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के बाद आप आगे बढ़िए तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आगे बढ़िए गोवा, गोवा के बाद आगे बढ़िए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आगे बढ़िए तो केरल, केरल के बाद आप आगे बढ़िए तो फिर आप आगे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 है, तो आप लोग देख लीजिए 9 राज्य हो गया। 2 यूटी में कौन है, दमन और दीव, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, पुडुचेरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिए। हाँ, और एक क्षेत्र, एक बात और कि जो तटीय लंबाई है, तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है, इसके मामले में भारत विश्व का 15वां देश है। कौन सा, 15, भारत का वर्ल्ड में 15th पोजीशन है, ये भी आप याद रखिए। और पहला कौन है, आप लोग का ये होमवर्क है, वैसे बता देता हूं मैं, कनाडा, राइट, कनाडा की तटीय क्षेत्र सीमा विश्व में सबसे लंबी। ओके फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। देखिए अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इम्बिगुअस है। इम्बिगुअस का मतलब थोड़ा सा ये भ्रम पैदा करता है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। देखिए इसे समझना है पहले, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब आपको पता है कि प्रायद्वीपीय पर्वत, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत की जो मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय संरचना ये जो है, ये क्या है, भारत की जो प्रायद्वीपीय संरचना है, ये आपको मैंने बताया था कि ये बहुत पुरातन है, प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन युग की है, ठीक है, आर्कियन युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की है, जहां पे जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं, सबसे पुराना है, ठीक है। जैसे एक मनुष्य का आयु होता है उसी तरीके से, ठीक है, भौगोलिक चट्टानों की भी आयु होती है। तो मनुष्य की आयु कैसे होती है, कैसे मापा जाता है, तो 100 साल, ठीक है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो उसको नापा जाता है। फिर साल को हम क्या नापते हैं, ठीक है, साल को हम महीनों में नापते हैं, 12 महीने, और महीनों को हम हफ्ते में, ठीक है, 7 दिन, और दिन को घंटों में। तो इस तरीके से पूरा जितने भी चट्टान है, चट्टानों की भी उम्र को हम ऐसे ही नापा करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पुरातन चट्टानें कहाँ की है, प्रायद्वीपीय पठार की। लेकिन यहाँ अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है, देखिए, केनोजोइक, सेनोजोइक काल का। देखिए होता क्या है, मैं एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है। ये सेनोजोइक महाकल्प है, महाकल्प है, ठीक है, सेनोजोइक क्या है, महाकल्प है, ठीक है, ये एक समय है, ठीक। अब उसके बाद फिर देखिए होता क्या है कि इसमें कई उप समय में बांटा गया है, उप काल में इसे बांटा गया है। तो इसमें एक काल आता है टर्शियरी काल, क्या, टर्शियरी एज, या टर्शियरी एज आता है, या टर्शियरी काल आता है। अब देखिए टर्शियरी काल में ही क्या हुआ था ना कि गोंडवाना लैंड जो है, ये क्या है, 66 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, माने कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो टर्शियरी काल में क्या हुआ था कि पर्वत निर्माण हुआ था, विश्व के सभी महत्वपूर्ण पर्वतों का निर्माण माना जाता है, मूलधार पर्वतों का निर्माण का काल माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था ना टर्शियरी काल में कि सभी पर्वत निर्माण हुए, साथ साथ एक काम और क्या हुआ कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड का अंतिम बार विभाजन यहाँ माना जाता है। क्या, गोंडवाना लैंड का अंतिम विभाजन, गोंडवाना लैंड का अंतिम विभाजन हुआ है यहाँ, अंतिम विभाजन, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि टेथिस सागर, टेथिस जो सागर थी, टेथिस सागर जो थी, उस पर क्या हुआ, उस पर वलन की क्रिया हुई, वलन की क्रिया हुई, वलन की क्रिया हुई, जिससे क्या हुआ, पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। अब फिर क्या होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक काल आता है इयोसीन, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपका काम है इयोसीन। ये क्या है, लगभग 65 मिलियन ईयर एगो का बात है। यहां पर क्या हुआ, इयोसीन में ही एक काल आता है, क्या, ओलिगोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन। यहां पर क्या हुआ, महान हिमालय बना, महान हिमालय बना, ठीक है। और इसी में क्या आ जाता है, एक मायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद आ जाता है मायोसीन, माने 45 मिलियन ईयर पहले यहां पर क्या बन गया, लघु हिमालय,
लघु हिमालय, देखिए उसे ही बताने के लिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। और फिर इसके बाद फिर क्या आता है, एक काल प्लायोसीन, ठीक है, प्लायोसीन, प्लायोसीन ये आता है 1.4 मिलियन ईयर पहले, और यहां बन जाता है क्या, शिवालिक। देखिए जगह नहीं बच रहा है मेरे बोर्ड पे, मैं यहां लिख देता हूं शिवालिक हिमालय। ये यहां कब क्या बना, शिवालिक हिमालय। आप समझ गए होंगे पूरा बात, शिवालिक हिमालय बन गया, ये पूरा हो गया। अब देखिए होता क्या है कि इस पूरे क्रिया में क्या है, भारतीय प्लेट जो है टेथी सागर से जाकर के टकराती है और ये सारे पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन इसी काल में क्या हुआ था, इसी काल में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें क्या हुआ था, उसमें प्रायद्वीपीय भारत में क्या हुआ था कि गिर, ठीक है, गिर का क्षेत्र, ठीक है, राइट, फिर कोंकण तट का क्षेत्र, कोंकण तट का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद फिर आप और चलिए तो नीलगिरी का क्षेत्र, नीलगिरी का क्षेत्र, ठीक है, नीलगिरी का क्षेत्र, गिर का क्षेत्र, कोंकण तट का क्षेत्र, नीलगिरी का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे आप चलेंगे तो कुछ हद तक पश्चिमी घाट भी, कुछ हद तक पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट भी, कुछ हद तक पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों का क्या हुआ, उत्थान हुआ, ठीक है, उत्थान हुआ और कई क्षेत्र उत्थान की वजह से पर्वतनुमा, ठीक है, आकृति को ग्रहण किए। तो ठीक है, उसी को कहा जाता है कि अतिरिक्त पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, प्रायद्वीपीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अतिरिक्त रूप से कब हुई। तो कहने का मतलब है कि मैंने तो पहले ही बता दिया कि सबसे पुरातन क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले यही निर्मित हुए थे। लेकिन हिमालय के निर्माण के क्रम में महत्वपूर्ण क्षेत्र जो होते हैं, जैसे गिर का क्षेत्र हो गया, काठियावाड़ का क्षेत्र हो गया, क्या, काठियावाड़ का क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्रों का निर्माण हुआ है और ये पर्वत के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कोंकण का तट भी क्या है, वो प्राप्त होता है। नीलगिरी का जो क्षेत्र है क्या है, गांठ के रूप में और थोड़ा ऊंचा हो गया और पर्वत का एक विशाल पर्वत का रूप धारण किया। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में भी कुछ उत्थान, या खास तौर पे देखा जाए तो पश्चिमी घाट में कुछ और उत्थान हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी, सेनोजोइक, महाकल्प, ठीक है। तो इस तरीके से देखें अगर, तो आज का डिस्कशन हम लोग का काफी महत्वपूर्ण रहा है। आप लोग बार बार इसको सुनिए और नोट कीजिए और अपना एक नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है, वही काम आएगा आपका। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपका किसी रूप में भी सहयोग कर पा रहा है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।